Hello and welcome. I am Mohammad Zakaria, assistant teacher at Hughes National High School for Boys and Junior College, Nasik, and today we will learn the remaining part of Chapter 2 Population Part 2 of Standard 12 Geography. In first lecture, we will learn the population composition. The first 2 points we have completed in the first lecture, that is age structure and sex composition, and today we will learn the remaining part, that is literacy and education, occupational structure, rural urban composition. So first point, the third point, literacy and education. Proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic डेवलपमेंट. जो लिटरेट पॉपुलेशन का परसेंटेज है या फिर जो एजुकेटेड पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो कंट्री के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है कि कंट्री में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है. कंट्री के अंदर अगर एजुकेटेड पीपल ज़्यादा रहेंगे, लिटरेट पीपल अगर ज़्यादा रहेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहाँ पर ज़्यादा देखने मिलेंगी. अगर उसी तरह से अगर अनएजुकेटेड पीपल ज़्यादा है, इलिटरेट पीपल का परसेंटेज अगर ज़्यादा है कंट्री में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो ग्रोथ रहेंगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है. इट रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स, availability of educational facilities and policies of the government. तो ये किसी भी कंट्री के अंदर जो लिटरेसी और एजुकेशनल रेट है वो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करता है. जो फीमेल है वहाँ की उसका स्टेटस ऑफ द लिविंग वो रिप्रेजेंट करता है, उनके क्या हालात है वहाँ पर कंट्री में. अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम किस तरह का पाया जाता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी उस पर उसे रिवील करती है, यानी कि कितना ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो एजुकेशनल वो प्रोवाइड करती है अपने लोगों के लिए. ये भी लिटरेसी रेट जो है रिवील करता है, उसे बताता है कि कंट्री के किस तरह के हालात हैं. द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ ए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी रेट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरह से जो है ज़्यादातर लिटरेसी रेट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. वही डिसाइड करता है कि कंट्री के अंदर डेवलपमेंट जो रहेगा वो किस तरह का रहेगा. कॉज मीन्स रीजन एंड कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स द, उसे हम कहेंगे अंजाम, क्या अंजाम होगा आगे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो जो है वहाँ के लिटरेसी रेट जो है कंट्री का वो डिसाइड करता है. हाउ टू डिनोट्स लिटरेसी रेट इन इंडिया. इंडिया के अंदर हम लिटरेसी रेट जो है वो किस तरह से मालूम करते हैं. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी. तो हर कंट्री की अपनी अलग डेफिनेशन है लिटरेसी रेट को तय करने की, डिसाइड करने की. इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ population above 7 years of age which is able to read, write and has the ability to do arithmetic calculation with understanding. तो इंडिया के अंदर जो 7 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो उनका परसेंटेज कितना है जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एबल टू रीड, राइट and ability to arithmetic calculation with understanding, या हम कहेंगे कितना वो कैलकुलेशन या मैथ्स को अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जांपल द बेसिक मैथ्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन. सो
किसी भी पीपल के लिए ज़रूरी है कि उसे लिखना चाहिए, लिखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, और साथ ही साथ जो बेसिक मैथ्स है वो उसे समझदारी के साथ उसे समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसे होनी चाहिए बेसिक मैथ्स की। तो हम उसे कहेंगे वो लिटरेट है। तो इंडिया के अंदर जो 7 इयर्स से अबव पीपल है उनका परसेंटेज देखते हैं कि उसमें उनमें से कितने लोग लिख सकते हैं, रीड राइट एंड कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, उन्हें हम लिटरेट पीपल कहते हैं। तो ये हर कंट्री में जो एज ग्रुप है लिटरेसी रेट मालूम करने का वो डिफरेंट रहता है, किसी में कम रहता है कंट्री का, तो किस कंट्री में जो लिटरेसी रेट रहता है वो मालूम करने का मिनिमम वो ज़्यादा रहता है। तो उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स के लिए, फाइंड आउट द मिनिमम एज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग लिटरेसी रेट। तो हमें इनकी मिनिमम एज मालूम करने की है लिटरेसी रेट की, इन कंट्री में कितनी है। नंबर 1 ब्राज़ील, यूएसए एंड थर्ड जर्मनी। सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। The graph is given in the textbook. Can you tell? So this one is also a activities. Read the following graph in figure 2.3 and answer the following questions. So here the graph is represent the literacy rate by region SACS 2016. So ये जो ग्राफ है ये लिटरेसी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ वेरियस रीजन एंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के अलग अलग पार्ट की ये लिटरेसी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्स, मेल एंड फीमेल। सो ब्लू बार इज the orange bar it represent the total literacy rate, the blue one it represent the male literacy rate, and the pink one is represent the female literacy rate. And on this the various part of the world are represented here. So some question are given below. Let's see. Number 1, which region has the highest literacy rate? कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? तो वो है यहाँ पर देखिए, अगर हम टॉप साइड में तो यहाँ पर सेंट्रल एशिया है, यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका है, उसके अलावा ईस्टर्न एंड सदर्न ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट जो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 100% एंड 99% तक लिटरेसी रेट जो है इन एरिया में हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें द लिटरेसी रेट इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर हाईएस्ट। द लिटरेसी रेट इज 100% एंड 99%. So all these area have highest literacy rate. Second question, which region has the lowest literacy rate? तो कौन से रीजन में जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम हमें देखने को मिलता है? तो वो है नॉर्दर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया, साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका। तो लिटरेसी रेट अगर हम यहाँ देखें, उनके बार जो है बहुत ही छोटे हैं उनकी साइज। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है, लोअर इन नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, साउथ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। थर्ड क्वेश्चन, इन विच रीजन डज वुमन फेयर बेटर देन मैन इन लिटरेसी रेट? तो कौन से रीजन के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर जो वुमन का लिटरेसी रेट है वो मेल पॉपुलेशन से बेटर है, उनसे ज़्यादा है? तो अगर हम देखें ग्राफ के अंदर, जो पिंक बार है वो कहीं पर भी ब्लू से ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि जो किसी भी पार्ट के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो वुमन का लिटरेसी रेट है वो मेल से ज़्यादा नहीं, यानी कि हर पार्ट के अंदर वुमन का लिटरेसी रेट जो है एज कंपेयर टू मेल वो कम है, एक्सेप्ट जो जहाँ पर 100% पॉपुलेशन पाई जाती है, वो मीन्स 100% पॉपुलेशन है सेंट्रल एशिया,
यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका एंड 99% जो है यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन का जो लिटरेसी रेट है परसेंट, वो बिल्कुल इक्वल है। तो वो इक्वल है कहीं पर मेल एंड फीमेल का लिटरेसी रेट, लेकिन फीमेल का लिटरेसी रेट जो है एज कंपेयर टू मेल वो बहुत कम है अलग अलग एरिया में। इन एनी कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल इज नॉट मोर देन मैन। कोई भी कॉन्टिनेंट में फीमेल का लिटरेसी रेट जो है वो इज नॉट मोर देन मैन, मैन से ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट वेयर देर इज फुल लिटरेसी एज इन सेंट्रल एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो जहां पर फुल लिटरेसी रेट है, 100% लिटरेसी रेट है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां की 100% फीमेल जो है वो लिटरेट है और 100% मेल जो है वो लिटरेट है, मीन्स दोनों का परसेंटेज सेम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड में जो लिटरेसी रेट है वुमन का वो कम है, तो इसका मतलब है कि वुमन जो है वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं रहती है। तो उसके कुछ अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन, उसके अलावा जो सोशल फैक्टर रहते हैं, कहीं पर लड़कियों को पढ़ाना जो रहता है वो ज़्यादा नहीं अच्छा समझा जाता है। तो ऐसे उनके कुछ पिछड़े हुए जो इलाके रहते हैं, ज़्यादातर जो अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह है, तो वहाँ पर जो है वुमेन एजुकेशन को ज़्यादा बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती उनके ऊपर। इस वजह से भी वहाँ पर जो फीमेल का एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो कम पाया जाता है। नंबर 4, राइट ए कंक्लूडिंग पैराग्राफ अबाउट द ग्राफ। तो इस ग्राफ को देखकर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो इससे हमें क्या समझने को आता है, क्या हमें अंडरस्टैंडिंग होती है इस ग्राफ को देखने से। सो लो लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन, अगर हम देखेंगे तो वुमेन का लिटरेसी रेट जो है वो लो है एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, द लिटरेसी रेट हमें वहाँ पे ज़्यादा देखने मिलता है। और जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है इज फाउंड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। जो पिछड़े हुए इलाके है, पिछड़ी हुई कंट्रीज है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज एंड सम एशियन कंट्रीज आर ऑल्सो हैव लो लिटरेसी रेट, फॉर एग्जांपल सहारन अफ्रीका। सो इन एरियाज में लिटरेसी रेट जो है वो कम पाया जाता है लेस डेवलप कंट्रीज के अंदर, और ज्यादा डेवलप कंट्रीज के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो हाई रहता है। नेक्स्ट वन इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, द वर्किंग पॉपुलेशन। तो जब भी हम वर्किंग पॉपुलेशन का नाम लेते हैं तो वर्किंग पॉपुलेशन मीन्स द वुमेन एंड मैन ऑफ द एज ग्रुप 15 टू 59 ईयर्स। तो 15 टू 59 ईयर्स के बिटवीन जो वुमेन्स एंड मेन्स है उसे हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। टेक पार्ट इन वेरियस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। जो वेरियस काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज रहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशन में वो इंगेज रहते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट वन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज। जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। जो इंडस्ट्रीज है एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्क जहाँ पर होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज कहा जाता है उसे। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज एज टर्शियरी एक्टिविटीज। जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और अदर सर्विसेज है वो टर्शियरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। द जॉब्स रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपिंग आइडियाज एज क्वाटरनरी एक्टिविटीज। सो जो रिसर्च वर्क रहता है, जो रिसर्च करते हैं, उसके अलावा आइडियाज डेवलप करते हैं,
फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, कंप्यूटिंग। तो आईटी सेक्टर साइंटिस्ट जो रहते हैं रिसर्च वगैरह करना, ये इंक्लूड होता है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के अंदर। तो देर आर 4 मेन ह्यूमन ऑक्यूपेशन और different sector of occupation: primary, secondary and tertiary economic activities. It represented through the diagram. Primary activities all are the economic activities. Working population is a good indicator of the level of economic development of a nation. जो कंट्री के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन रहती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अच्छा इंडिकेटर रहता है। जितनी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन रहेंगी कंट्री के अंदर, उतनी ज़्यादा कंट्री की डेवलपमेंट होती है। ओनली ए डेवलप्ड इकोनॉमी विथ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट मोर वर्कर्स इन द सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर्स। जो डेवलप इकोनॉमिक रहती है, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप रहते हैं, तो उसकी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंगेज रहती है। इट मीन्स मोर वर्कर्स इन सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन जो रहती है डेवलप कंट्रीज की, वो एक तो सेकेंडरी सेक्टर में रहेंगी, टर्शरी और क्वार्टरनरी सेक्टर में इंगेज रहती है, क्योंकि इन सेक्टर के अंदर जो इनकम रहती है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द प्राइमरी एक्टिविटीज। सो इससे कंट्री की भी डेवलपमेंट ज्यादा रहती है और जो पीपल है कंट्री के, उनकी भी इससे डेवलपमेंट होती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में जो लोग इंगेज रहते हैं। इफ द इकोनॉमी इज स्टिल एग्रीगेरियन देन the proportion of people engage in primary activities is high। और अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी अभी भी एग्रीगेरियन मीन्स एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, तो उसकी कंट्री की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन रहेंगी वो इंगेज रहेंगी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज होने की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा, जो ग्रोथ रहेंगी इकोनॉमी की, वो स्लो रहेंगे, क्योंकि जो इनकम है प्राइमरी एक्टिविटी में वो एज कंपेयर टू सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर इज वेरी लो। तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रहती है बहुत ही स्लो रहती है। तो जो लेस डेवलप कंट्रीज है उसकी अगर हम देखें जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का, तो उसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहती है। अगर हम डेवलप कंट्रीज का देखें परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सच एज यूएसए, कनाडा एंड यूरोपियन कंट्रीज, तो उनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो रहेंगी डेवलप कंट्रीज की वो सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर में इंगेज रहेंगी। So this is a table is given in the textbook. The table represent the occupational structure of India from 1901 to 2011। तो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का, कितने वर्किंग पॉपुलेशन जो है परसेंटेज, वो कौन से सेक्टर से जुड़ा हुआ था, कौन से सेक्टर में वो इंगेज है। तो 3 मेन सेक्टर यहाँ पर दिए गए: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। और यहाँ पर कौन से साल में जो पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन, वो किस एक्टिविटी में इंगेज थी, यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट किया गया है परसेंटेज वाइज। सो अगर हम प्राइमरी सेक्टर देखें 1901 में, तो प्राइमरी सेक्टर में जो वर्किंग पॉपुलेशन थी उसका परसेंटेज जो था वो बहुत हाई, तो 71.9% जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया की वो प्राइमरी सेक्टर्स में इंगेज थी। तो प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज आती है, जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन है, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, लाइव स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड कॉरिंग, दिस ऑल इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज in 1901, such as the secondary sector. It include manufacturing and construction such as industries. So यहाँ पर अगर परसेंटेज देखिए हम सेकेंडरी सेक्टर का,
वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर 12.5% है। देन टर्शियरी सेक्टर इट इंक्लूड ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। तो ये सब जो है यहाँ पे उसकी टोटल है, इन तीनों की कितने पीपल वहाँ पर टर्शियरी सेक्टर में इंगेज थे, तो वो है 15.6% जो है टर्शियरी सेक्टर के अंदर पॉपुलेशन इंगेज है 1901 में। तो इसी तरह से ये ईयर वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वर्किंग पॉपुलेशन का, वो कौन से सेक्टर में वो इंगेज है। तो इस टेबल के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए टेक्स्ट बुक के अंदर, गिव इट ए ट्राई, स्टडी द टेबल 2.3 केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टेबल शो? द आंसर इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1901 टू 2011। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल? वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ इंडिया का फ्रॉम 1901 टू 2011। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन, विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट ऑक्यूपेशन इन विच ईयर? तो कौन से सेक्टर के अंदर ज्यादातर पीपल जो एंगेज थे ऑक्यूपेशन में और कौन से साल के अंदर? तो उसका जो आंसर है इन 1951 प्राइमरी सेक्टर 72.7% पॉपुलेशन इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। तो 1951 का अगर हम देखें परसेंटेज प्राइमरी सेक्टर का, मैंने ऑलरेडी उसे हाईलाइट किया है ग्रीन रंग से, तो ये हमारा आंसर है। तो ये मैक्सिमम नंबर है, अगर हम हर इससे कंपेयर करें तो 72.7% जो ये हाईएस्ट पॉपुलेशन इंगेज थी 1951 में, वो था प्राइमरी सेक्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्टर हैज द लोएस्ट ऑक्यूपेशन इन विच ईयर? तो कौन से सेक्टर के अंदर लोएस्ट पॉपुलेशन जो थी वो इंगेज थी और कौन से साल में? तो उसका आंसर है सेकेंडरी सेक्टर, ओनली 10% पॉपुलेशन इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर इन 1951। तो अगर हम टेबल देखें फिर से, तो सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम सब देखें जब सब जगह, तो सबसे लोएस्ट जो फिगर है सेकेंडरी सेक्टर की, यहाँ पर ओनली 10% पीपल आर इंगेज इन द सेकेंडरी सेक्टर इन 1951। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सेक्टर इज द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजिंग? तो कौन से सेक्टर में जो वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है? तो आंसर है टर्शियरी सेक्टर। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में 1951 के बाद से जो परसेंटेज है प्राइमरी सेक्टर का वो कम होते जा रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। अगर सेकेंडरी सेक्टर देखें हम 1951 के बाद से वो इंक्रीज होते जा रहा है, और टर्शियरी सेक्टर भी देखें तो ये भी जो है इंक्रीज होता जा रहा है टर्शियरी सेक्टर। तो जो हमारा आंसर है वो है टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि इसका परसेंटेज जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से भी ज्यादा बढ़ रहा है। अगर देखिए हम यहाँ पर 2011 में वो था सेकेंडरी सेक्टर में 23.52 और टर्शियरी सेक्टर का देखिए हम तो वो है 27.52। तो टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन की, वर्किंग पॉपुलेशन की। नंबर 5, इन विच सेक्टर इज द वर्किंग पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन डिक्रीजिंग? द आंसर इज प्राइमरी सेक्टर। आई एम ऑलरेडी said that the primary sector the working population is reducing, it decreasing after 1951। जो प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए जो लोग थे वर्किंग पॉपुलेशन, वो धीरे धीरे उसका परसेंटेज कम होते जा रहा है, और वो जो लोग हैं अब दूसरे सेक्टर की तरफ ज़्यादा इंगेज होने की कोशिश कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं और टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंगेज हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए सुइटेबल डायग्राम फॉर स्टैटिकल इंफॉर्मेशन शोइंग
A, B and C columns from 1901 to 2011। तो जो डाटा दिया गया है टेबल में उससे हमें एक सुटेबल डायग्राम जो है वो बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है टेबल को, तो जिसमें एक्स एक्सिस पे यर्स एंड ऑक्यूपेशन दिए गए। यर्स यहाँ पर 1901 टू 2011 जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, और उसके अलग अलग कलर के शेड है यहाँ पर। ईच बार रिप्रेजेंट द 1901 इन प्राइमरी सेक्टर, ब्लू वन द सेकेंडरी सेक्टर also and the tertiary sector. So each year have its own color to represent in the bar of occupational structure of India, and the y-axis it represent the working population in percentage। तो अगर हम टेबल देखें तो ये उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आप अपने हिसाब से भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया है। तो अगर हम इसको देखें तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। कंपेयर द डाटा, राइट ए कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑन द ग्राफ। तो जो ग्राफ हमने रेडी किया है, प्रिपेयर किया है, उसका कंपेयर करना है डाटा और एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है उसके ऊपर। तो अगर हम देखें ग्राफ को तो प्राइमरी सेक्टर अगर देखें हम, तो जो प्राइमरी सेक्टर है तो इसका परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, ये कम होते जा रहा है। सो वी कैन सेट दैट द percentage of working population of primary sector or primary activities is decreasing, and if we see the secondary sector and tertiary sector, the percentage of working population is increasing in both sector। So we can calculate it according to the graphical representation of the graph and write down। So these are the 7 questions that answer I have given to you. Now see the next point, number 5, rural urban composition। The rural urban composition, division of population into rural and urban is based on the residence। तो जो डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन है वो कंट्री के अंदर जो रेसिडेंस है, जो पॉपुलेशन जो रहती है वो या तो रूरल एरिया में रहेंगे या फिर अर्बन एरिया में रहेंगे। रूरल एरियाज मीन्स द विलेज एंड अर्बन एरिया मीन्स सिटीज एरिया। सो तो जो परसेंटेज है वो कोई रूरल एरिया में रहते हैं लोग, तो कुछ लोग जो रहते हैं वो सिटीज में, अर्बन एरिया में रहते हैं। तो ये रेसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है डिवीजन कि कितना परसेंटेज ऑफ अर्बन एरिया का रहेगा कंट्री का और कितने लोग जो रहेंगे वो सिटीज में रहते हैं। दिस डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड सोशल कंडीशन। तो ये डिवीजन जो है अर्बन एंड रूरल ये बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अर्बन एंड रूरल लाइफस्टाइल रहता है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रहता है। दोनों का जो ज़िंदगी जीने का तरीका है शहरों का और जो गांव का जीने का तरीका है ज़िंदगी, दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग रहता है, दोनों से डिफरेंट रहता है एक दूसरे से। उसके अलावा जो सोशल कंडीशन रहती है वो भी सिटी में अलग पाई जाती है। सिटी में ज़्यादातर ओपन माइंडेड लोग रहते हैं और जो विलेज एरिया रहता है वहाँ पर उनका एक अलग अपने रीति रिवाज और अपना जीने का तरीका मौजूद रहता है। द एज सेक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। सो जो एज सेक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ये रूरल एरिया में डिफरेंट रहती है और अर्बन एरिया में डिफरेंट रहती है, दोनों में चेंजेस पाए जाते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो डिफरेंट इन अर्बन एरिया एंड रूरल एरियाज। तो जो अर्बन एरिया रहती है, जो सिटीज रहती है, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं, और जो
रूरल एरिया रहती है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो रहती है वो लो रहती है, वहाँ पर कम लोग रहते हैं। तो इस तरह से ये भी डिफरेंस पाया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी में। लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। सो जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो भी डिफरेंट रहता है। तो जो डेवलपमेंट रहता है वो रैपिड रहता है इन अर्बन एरियाज में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इंगेज रहते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में एंड क्वार्टरनरी सेक्टर में। एंड एज कंपेयर टू द रूरल activities, the most of the people are engaged in the primary activities. So the development of the people is very low because the income of the rural population is very low. So it also differs the development of a region. The criteria for differentiating रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जो क्राइटेरिया है रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन का वो हर कंट्री में जो रहता है वो अलग अलग हमें दिखाई देता है। किसी कंट्री में जो रहती है रूरल पॉपुलेशन जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, तो किसी कंट्री के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन रहती है शहरों में लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हर कंट्री का जो पॉपुलेशन है कंपोजिशन रूरल एंड अर्बन वो एक दूसरे से डिफरेंट पाया जाता है। जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन रहती है वो ज़्यादा रहती है, बड़े बड़े सिटीज़ रहते हैं तो लोग सिटी एरिया में ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। और जो लेस डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर जो है रूरल एरिया की पॉपुलेशन जो रहती है वो ज़्यादा दिखाई देती है। In general terms, rural areas are those where people are mainly engaged in primary activities. तो जो रूरल एरिया रहते हैं वो एरिया है जहाँ के ज़्यादातर जो पॉपुलेशन पीपल है वो मेनली इंगेज होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। उनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है प्राइमरी एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया की वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहती है, उन्हें हम रूरल एरियाज कहते हैं। अर्बन एरियाज आर दोज वेयर मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज। सो जो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन रहती है उसकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज रहती है। फॉर एग्जांपल नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज मीन्स सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंगेज रहेंगे, टर्शरी में इंगेज रहते हैं और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में ज़्यादातर अर्बन पॉपुलेशन जो रहती है वो इंगेज रहती है, जिससे जो डेवलपमेंट रहता है पॉपुलेशन को अर्बन एरिया में ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। सो दिस इज द रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन एंड लिटरेसी रेट and occupational structure. So today we will learn the remaining points of the population composition, and in the second lecture, third lecture of chapter 2 population part 2, I will upload the video on migration. Thank you.